सर उसकी सिर्फ जो उसकी वैल्यूज दी थी ना, वो मैंने उसको सिर्फ इक्वेशन में पुट किया था, वी टी इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन आर अपॉन यू वाला, ऐसे किया था। अच्छा, तो क्या बना फिर? सर उसकी मैंने सिर्फ वैल्यूज ही पुट की थी, तो मैंने निकाला नहीं है, मुझे आगे समझ नहीं आ रहा था। इसमें इसमें ही थोड़ी प्रॉब्लम थी लास्ट वाले क्वेश्चन में। सर लास्ट वाले में मैंने सबको वैल्यूज मतलब मल्टीप्लाई कर दी सारी। और नूर आपने कैसे किया? सर मेरी वैल्यूज नहीं, वो नीचे से इक्वेशंस नहीं बनी। तो आप लोगों को समझ लग चुका होगा अभी आज का टेस्ट देने के बाद कि जितनी भी आप फिजिक्स करोगे ना उतनी कम है। सॉरी बेटा, ऐसे नहीं मुझे दिखता, देख स्पेक्स मेरे लगी हुई हैं जैसे तो दिखा रहा है। चलो, जो भी होगा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सबमिट योर आंसर शीट्स। वैसे मेरे पास सारी की सारी आ गई, लेकिन हार्ड कॉपी जो आपने भेजनी है मुझे। एक मिनट रुक। R is L, M1 L minus 1 T minus 2 G L T minus 2 M is M T V। हाँ, तो रिलेशन तो एस्टेब्लिश किया नहीं फिर तुमने इसके आगे। मैंने सबको बस मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड कर दी। हाँ, क्वेश्चन पर तो क्या था क्वेश्चन? क्या सर? क्वेश्चन है तेरे पास पड़ा है? सर रिलेशन करनी थी तो मैं हाँ, रिलेशन मैंने सोचा था कि सारे सारे को टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेशन करनी है, तो मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। सर उसमें उस क्वेश्चन में कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसा कुछ आना था उस वाले क्वेश्चन में, तो बाद में जब देखा ना तो उसमें कुछ आना था बीच में। यूजेस ऑफ जिस था ना, ये देखो लिखा तो हुआ है इसमें, जिस सीधा सीधा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ड्राइव द रिलेशन। यही है ना? यस सर, ये तो हम सारे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अभी वो को ओपन कर ही लिया। तो मीटर की तो वही डेफिनेशन, एक लंबी चौड़ी जो है हमारे पास। उसमें यस अगर उसमें अगर आपने डिजिट ठीक लिखे हुए हैं देन इट इज फाइन, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा अगर डिजिट्स ठीक नहीं है मीटर के लिए। तो सेकंड, व्हाट डू मीन बाय डायमेंशनल कांस्टेंट? वो जिसके कोई डायमेंशन ना हो लेकिन कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज द डायमेंशनल कांस्टेंट। सीरियस, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। डायमेंशनल कांस्टेंट की एग्जांपल एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की थी आपके पास, और दूसरी जो यूनिवर्सल प्लैंक्स गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट, यूनिवर्सल प्लैंक्स गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट। हाँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी ग्रेविटेशन प्लैंक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। हो सकता है, ठीक है? रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। 1 न्यूटन इज 1 इक्वल टू न्यूटन इज 10 इक्वल्स टू 10 raised to power 5 10 dyne। raised to power 5 dyne। 5 राइट। 5 नंबर तो पक्के होगा सर। गिव यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एक तो एक्यूरेसी, एक कन्वर्जन, एक रिलेशन। Correction. So correction, relation establishment, To and determine uh, system conversion. dimensions of quantities। सिस्टम इंटरनेशनल में वो 7 क्वांटिटीज आपने बतानी थी। लेंथ इज So मीटर, मास किलोग्राम, वही बताया ना? yes sir. यस सॉरी, इसने कुछ और किया लगता है मुझे। सॉरी, नहीं कितना सर, है? मैंने यही लिखा है। चलो, देन एक्स इज इक्वल टू 80। एक्स हमारे पास डिस्टेंस है, एल टी माइनस 1 बन जाएगा। दूसरा हमारे पास एल टी माइनस 2 बन जाएगा। फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा टी। गलत हो गया? सर उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया मैंने, उनकी डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर, तो हाँ, x b लगाना था तो x अपॉन t स्क्वायर आ गया,
तो x का किलोमीटर दिया था, तो t का टाइम दिया था, यहीं पे उसका गलती सेकंड करके स्क्वायर कर दिया। यहीं पे गलती करके ना तुम, एक्स क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर, किलोमीटर। डायमेंशन तो लल्लू राम उसके एल ही रहेंगे। डायमेंशन तो एल ही रहेंगे ना। जब से हमने Good afternoon. क्लासेस जब से Yes, क्लासेस sir. स्टार्ट की हैं तब से मैं आपको ठीक ठीक के बता रहा हूँ भाई, जितनी मर्जी लेंथ हो डायमेंशन एल ही रहने हैं। तो सर टाइम टी है जी। यूनिट्स उसने बोला था यूनिट्स में करना है, तो एक ही यूनिट है किलोमीटर अपॉन यार देख, सेकंड। सॉरी, हाँ गांधी साहब बात सुनिए। सबसे पहले ना मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूँ इसका। सबसे पहले फाइंड करो डायमेंशन, ठीक है। सो डायमेंशन जो वो आपके पास लास्ट में बचा ना, वो ऐसा ही सिस्टम लगा दो। अब जैसे तेरे पास है x इज इक्वल टू 80, तो a की डायमेंशन क्या बने तेरे पास, lt माइनस वन, यस सर, और b के क्या बने, L1 lt माइनस टू। अब वहां पे क्या है, a बाई बी दोनों को डिवाइड कर, l के साथ l कट गया, t के साथ t कट गया, क्या रह गया तेरे पास अकेला t माइनस यस वन सर, अपॉन t माइनस टू। नहीं समझा गांधी, नूर क्लियर हुआ? सर सर ए मैं पता क्या ए चाहता हूँ, आप ना Yes, sir. गांधी बात सुन। मैं चाहता हूँ तू मेंटली इसको कैलकुलेट कर। आज हमारे पास टाइम है, हम मेंटली कैलकुलेशन सीखते हैं, ठीक है। दिमाग में बिठा एल टी माइनस वन, उसको डिवाइड कर एल टी माइनस टू के साथ। दिखाई दे रहा है दिमाग में तुझे अपने, एल टी माइनस वन लिखा और एल टी माइनस टू लिखा, दिख रहा है यस ना? एल के साथ सर, एल कट गया तेरे पास, यस सर, टी के साथ टी कट गया, यस सर, एक तो नीचे टी टी, बचा। एक टी रह गया नीचे यस सर, माइनस वन में। इसको तो ऊपर लेके जाएगा तो क्या बनेगा मेरे पास, तेरे पास टी टी, तो टी के यूनिट्स क्या होंगे? सर सेकंड। बात खत्म होगी। सेकंड। खत्म हो गया ना? यस सर, इतनी बड़ी कैलकुलेशंस दी हैं। और प्लेन डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, अब देख F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, इसको भी तू दिमाग में बिठा तू, ठीक है। जी निकालना है, सारे टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, F इंटू आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, यस सर, निकल गया डायमेंशन। सर उसकी डायमेंशन आई थी m रेज टू पावर माइनस वन l क्यूब और t रेज टू पावर माइनस टू। हाँ, और इसको कभी भी क्यूब नहीं बोलना। नेक्स्ट टाइम आई विल फिर रिमूव यू फ्रॉम द क्लास अगर तूने इसको क्यूब बोला, तो तेरा मैं ऐसा क्यूब रूट निकालूंगा ना, तू सोचता रहेगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बड़ा सिंपल था कि दे हैव अ सेम डायमेंशंस, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और आर के साथ आप निकाल सकते हो इसको, आर इज इक्वल टू पीवी बाई टी, ठीक है। प्रेशर के लिए आपके पास क्या रहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या था, वॉल्यूम मीटर क्यूब, और नीचे हमारे पास क्या था, टेम्परेचर केल्विन। यही था ना? Yes, sir. तो वहां से आपके पास निकल जाएंगे। और यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा होगा मेरे, मुझे जहाँ तक लग रहा है, EL2m-5G-2 डायमेंशन ऐसी क्वेश्चन बने कि कुछ था यहाँ पे। सर 12th वाले में हाँ सर M0 L0 और हाँ, T0 वाला। हाँ डायमेंशनलेस बन गया ना वो। डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनी है। हाँ तो डिसएडवांटेज भी यही थे कि हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 3 से ज्यादा वैल्यूज हो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, और मैंने डिलीट कर दिया। Sir, 3 factors के ज्यादा वो sir dimensions नहीं निकाल सकते हैं। तो लास्ट भी यही था कि टीवी जो टर्मिनल वेलोसिटी है LT माइनस वन डिपेंड कर रही है मास पे, विस्कोसिटी पे, डिस्टेंस पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, डिराइव रिलेशन। बड़ा सिंपल था। तो जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू, वो ये थी कि अगर आपको
कभी भी लगे ना कि मुझे फिजिक्स आती है, तो ये सिर्फ आपका एक वहम है। ठीक है, जितने भी प्रैक्टिस करोगे उतनी फिजिक्स में कम। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपको, जो बच्चे नॉन मेडिकल में है वो, और जो बच्चे मेडिकल में है उनके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैं इसका रीजन बता देता हूँ। फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये दो ऐसा सब्जेक्ट है ना जिनका एरिया बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा। कभी भी प्लस टू का एग्जाम जो है ना वो एनसीईआरटी में से नहीं आता, प्लस टू फिजिक्स का कभी भी नहीं आया। मुझे तकरीबन 12-13 साल मुझे पढ़ाते हो गए, इतने ही साल मुझे पढ़ा भी है मैंने, उसके बाद भी मैंने देखा। तो फिजिक्स का हमेशा कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो इन चीजों के लिए, स्पेशली फिजिक्स के लिए, आपकी प्रेपरेशन बहुत हार्ड होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड। तो इसीलिए हम हमेशा आपको कहते हैं कि अगर आपके पास एनसीईआरटी है, वेल एंड गुड है, वो तो आपने करनी है। लेकिन डिसाइड ऑफ एनसीईआरटी हमें एक रेफरेंस बुक कोई भी छोटी सी उठा के वो भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपकी। बाकी इस एग्जाम में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो ना, कुछ ऐसा भी नहीं था जो बहुत ज्यादा इजी हो। ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस भी घुमा फिरा के थे, बट स्टिल मैंने 2-4 पेपर देखे हैं, ठीक थे। थोड़ी बहुत ही गलतियां, फर्स्ट टाइम ग्रेड 10 से 11 में आ रहे हो, इतना तो जायज है। बट कीप इन योर माइंड वन थिंग, इसके बाद सिलेबस अभी बढ़ना है। ठीक है, जैसे ही आप लोगों ने जून की वेकेशंस के बाद आप लोग आओगे, पता नहीं वेकेशंस होनी है कि नहीं होनी, बट फिर भी जून के बाद जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है उसमें सिलेबस काफी ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये अभी कल या, हाँ होपफुली कल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। कि क्या था, कौन सा टॉपिक पेंडिंग है हमारा? पावर वाला, जिसमें हम पावर करते हैं उसकी, तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर में पावर पेंडिंग है हमारी, तो वो कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद। फिर जो मोशन चैप्टर है वो ग्रेड 9 में आपने किए हुआ है, तो उसको इतना टाइम नहीं लगेगा। उसमें एक वेक्टर पोर्शन है जिसको टाइम लगेगा। देन मोशन इन 2D है, तो मोशन इन 2D को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। रीजन बीइंग इसमें गिनती के 4 आर्टिकल है, सिर्फ 4, कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया, लेकिन उस प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है। और देन वर्क पावर एनर्जी लॉज ऑफ मोशन वही ग्रेड 9 वाला रिपीट होगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में इतनी एडवांसमेंट आएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ग्रेड 9 में आपने ये किया हुआ चैप्टर। तो और कुछ करो ना करो, खाना खाओ ना खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस फिजिक्स को डेली 2 घंटे पढ़ना ही पड़ता है। 1.5 घंटा जो नया टॉपिक कर रहे हैं वो 30 मिनट्स जो पीछे टॉपिक की है। जिस दिन आपने नहीं ये चीज नहीं की, उस दिन आपकी फिजिक्स हाथ से निकल। अपने रिश्तेदारों को कह दो कि अभी तो वैसे कोविड है, कहीं आ जा नहीं सकते, कि भाई 2 साल हमें कोई भी इनविटेशन ना भेजे। कोई भाई है जिसकी शादी होने वाली है, उसको बता दो कि 2 साल शादी करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं भंगड़ा पान नहीं आ रहा। ठीक है, अदरवाइज आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जो आपके सीनियर है दे आर द लकीस्ट वन, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम ना हो बिकॉज ऑफ द पैराडेमिक। ठीक है, लेकिन आप लोग इतने लकी नहीं हो, तो आपके ग्रेड 11 के भी होंगे और 12 के भी होंगे, तो शायद, बट कुछ नहीं कर सकते। और जो बच्चे कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी बच्चे, मुझे नहीं पता आपकी क्लास में कौन है कौन नहीं, प्लीज चीज़ों को सीरियसली लेना शुरू करो, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। टर्म्स को समझो, उनको इवेल्युएट करो, फिर आगे प्रोसीड करो। इज दैट क्लियर? मेरे जहाँ पे भी कभी भी, आप लोगों को पता है, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं, मुझे आप कभी भी कोई न्यूमेरिकल भेज देते हो ना कि सर ये मेरा नहीं हो रहा, तो मैं उसी टाइम, या कभी जब भी मैं मैसेज देखता हूँ मैं उसे सॉल्व करके भेज देता हूँ। कल समर्थ ने भी भेजा था, इवन मुझे पता ही नहीं था ये समर्थ का नंबर है। तो क्योंकि मैं नंबर सेव नहीं करता, फिर जब मैं सेव कर लेता हूँ फिर मैं पिक ही नहीं करता। तो इसलिए
कभी भी आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। एनी हाउ, एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस प्लीज। काफी सारे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, लेकिन बोल मैं अकेला रहा हूँ। आयुष, नूर, स्मर्थ, स्वरित, तनवीर। तनवीर कैसा रहा सर आप एक्सपीरियंस बेटा? डिफरेंशिएशन कब कराओगे? हाँ जी, सर डिफरेंशिएशन कब कराओगे? डिफरेंशिएशन वेक्टर से पहले होगी, वेक्टर चैप्टर करने से पहले होगी। ओके सर। मतलब कि आप कह सकते हो कि नेक्स्ट वीक जो है ना वो डिफरेंशिएशन पे ही लगेगा हमारा, मैथमेटिकल टूल्स पे, नॉट अ डिफरेंशिएशन ओनली। मैथमेटिकल टूल्स करवाऊंगा मैं नेक्स्ट वीक आपको। उसके बाद हमारे पास जून जून के जो 10-12 दिन बचेंगे या मई के 5-7 दिन बचेंगे, ये मिला के अब सिलेबस भागना है। ठीक है, गांधी जी जैसे महात्मा गांधी जी ने की थी ना डांडी मार्च, फटाफट दौड़ दौड़ के, अब वैसे ही होगा सिलेबस। ठीक है जी, चौहान साहब आप भी सुन लो, जैसे पृथ्वीराज चौहान के घोड़े भागते थे वैसे भागना है। जितना टाइम कंज्यूम होना था 2 चैप्टर्स पे होना था, मैथमेटिकल टूल और डायमेंशंस पे, क्योंकि आपको बिल्कुल नया इंट्रोडक्शन पे पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। अब मोशन चैप्टर में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि हाँ भाई स्पीड का मतलब क्या है, डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। वहां पे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन की थी ग्राफिकली, फिजिक। और तुझे तो पता होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन नाम रखा था मैंने तेरा, वर्थ चौहान, याद है? यस सर, कुछ कुछ याद है। अब जिन बच्चों को नहीं याद ना उनका मैं बता दूं, मैं समर्थ ग्रेड 9 में मेरे साथ मेरे से पढ़ता था, मैं एक इसका सब्जेक्ट इंचार्ज हूँ। तो मैंने इसका नाम ही रखा हुआ था इक्वेशन ऑफ मोशन। जब भी क्लास में मैंने कुछ करवाना होता ना इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं इसको बोलता था हाँ भाई चल, ये अपने आप उठ के मार्कर उठाता था और इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता था। मुझे आज याद आ गया समर्थ तुझे देख के, हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी सारी की सारी, बट न्यूमेरिकल्स बहुत आएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू पीपल, देयर इज अ बुक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बाय एस एल अरोड़ा, तो आप ले सकते हो। ठीक है, स्पेशली न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही बुक करें, उसमें और कुछ भी नहीं है, कोई थ्योरी पार्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन उस बुक की सबसे बढ़िया बात क्या है कि उसने न्यूमेरिकल्स को कैसे डिजाइन किया है। जैसे अगर आप स्पीड पढ़ रहे हो, स्पीड पढ़ा आपने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, तो वो सारे के सारे न्यूमेरिकल स्पीड के देगा। ठीक है, या अगर आपने एक्सेलरेशन पढ़ी तो सारे के सारे एक्सेलरेशन के देगा, मिक्स न्यूमेरिकल नहीं है। सो डैट जैसे आप टाइप वाइज पढ़ते हो आपका कंसेप्ट भी और क्लियर होता जाता है, और धीरे 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 आप कंपटीशन के लिए भी स्टार्टअप हो। अच्छी रहती है वो बुक, काफ़ी अच्छी है, मैं तकरीबन वही फॉलो करता हूँ। लेकिन अगर किसी के पास रेफरेंस बुक है एस एल अरोड़ा की, तो ज़रूरत नहीं है खरीदने की, सेम न्यूमेरिकल है दोनों। तो चौहान साहब, गांधी जी, नूरप्रीत, आयुष, तनवीर, तो आप लोगों को पता चल गया कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड करते हो। ठीक है, मतलब जब भी यस। हाँ जब भी आपको लगे ना कि मुझे फिजिक्स आ गई है, आप मुझे कह दो कि सर एक टेस्ट ले लो, तो मैं आपका ये जो गलत फहमी होगी ना, कॉन्फिडेंस है, वो दूर कर दूँ। नॉट अ बिग इशू। ठीक है, तो यस। इस चीज़ को अपने दिमाग पे कभी भी आने नहीं देना। तो और कुछ बताओ, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो प्लीज। सर एट्थ का आंसर क्या है? क्या निकालना था हमने, सेकंड? यस सर, सेकंड। अब इसके बाद ग्रेड 11 में एक और डिफिकल्ट चैप्टर आएगा आपको, दैट चैप्टर इज रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी एंड रोटेशनल मोशन। वो पहले इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन सीबीएसई ने उसको डिफिकल्ट बना दिया। किस तरह से? जब मैं पढ़ता था यहाँ, जो मेरे स्टार्टिंग के 6-7 साल थे पढ़ा टीचिंग के, उस टाइम पे काफी सारे काफी सारे आर्टिकल्स इंक्लूड होते थे उसमें। लेकिन सीबीएसई ने क्या किया, वो सारे के सारे आर्टिकल निकाल दिए। अब बच्चों के क्या करना पड़ता है कि वो सारी की सारी वैल्यूज क्रैम करनी पड़ती है। तो जब आप क्रैम करते हो सब वैल्यूज को याद करते हो, तो फिर प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है। पहले ऐसा कुछ नहीं था।
वो चैप्टर एक डिफिकल्ट है, बाकी सारे फिजिक्स बहुत इजी है, और ग्रेड 12 की फिजिक्स और ग्रेड 11 से भी इजी। यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होती है, बाकी कोई नहीं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर डे। तो होपफुली नेक्स्ट में हम इसी तरह से आगे अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस करोगे आप लोग, और जहाँ पे कहीं मेरी ज़रूरत हो प्लीज़ फील फ्री। ठीक है, तो आप मेरे साथ इवेंट की